हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार और लवण पढ़ने वाले, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने वाले। बहुत ही अनोखा सा चैप्टर, बहुत ही अनोखे से ढंग में। ये हमारा डिजिटल बोर्ड आ चुका है और ये डिजिटल बोर्ड पे अपना पहला क्लास है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैंने बोला था ना आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। बहुत बच्चे हाँ सर मुझे पता है, पैसे कहाँ लगा रहे हैं, पता चला कहाँ लगा रहे हैं बेवकूफ़ हूँ। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपना प्यारा सा चैप्टर। देखिए इसमें हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे मेनली। एक तो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा बेस के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब एसिड में कुछ एग्जाम्पल होगा, बेस में कुछ एग्जाम्पल होगा, सॉल्ट में कुछ एग्जाम्पल होगा। अब क्या कौन सा एग्जाम्पल होगा वो तो हम लोग चैप्टर में आगे समझने वाले हैं, लेकिन चैप्टर का नाम है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। तो चलिए इसके अगले पेज पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ सोर्स दिए हुए हैं। किस चीज़ का? कुछ स्रोत है जहाँ से हमको प्राकृतिक एसिड मिलता है। अब अम्ल है क्या, क्षार है क्या, वो थोड़ा आगे समझते हैं। लेकिन देखिए कि ये अम्ल और क्षार आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ दिखाई देता है। आपके घर में विनेगर होता है, विनेगर में भी देखिए अम्ल पाया जाता है। सेब है ना, सेब में भी अम्ल पाया जाता है। दूध में अम्ल पाया जाता है। बोलिए सर दूध में अम्ल पाया जाता है, दूध फट नहीं जाता है। फटने के लिए भी एक वैल्यू चाहिए होता है, पीएच में समझेंगे हम लोग। चींटी होता है, आप लोग देखेंगे चींटी हो या मधुमक्खी हो, काटता है तो देखिएगा जलन होता है, फूल वगैरह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। इसको बाद में समझेंगे क्या है कहाँ है। आपका जो अंगूर है, अंगूर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे याद रखिए, नॉर्मली जो खट्टा लगता है ना स्वाद में, वो लगभग एसिड टाइप का चीज़ होता है। अगला टमाटर में एसिड है, संतरा में एसिड है, नींबू मतलब संतरा ही ना कहते हैं जी, हाँ नींबू कहते हैं ना, ये तो लेमन है, संतरा का नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। इन सब चीज़ों में एसिड पाया जाता है। सर सॉल्ट नहीं पाया जाता है कहीं? सॉल्ट अरे नमक है ना जी, नमक को ही तो लवण कहते हैं, ठीक है ना। और क्षार, सर क्षार आपके घर में देखिएगा टूथपेस्ट होगा, आपके घर में सर्फ होगा, साबुन होगा, शैम्पू होगा, ये सारा का सारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो क्षार का एग्जाम्पल है। तो चलिए इन सब चीज़ों को आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अपना चैप्टर है, सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर को एक शॉर्ट व्यू में देख लें कि पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ना है, फिर इस अम्ल का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या गुण है, इस चीज़ को देखना है। क्योंकि अम्ल पढ़ेंगे उसका गुण देखेंगे जो कि अम्ल और क्षार में अंतर में हमको काम देगा। किस किस रीजन से हम लोग अम्ल कहेंगे किसी को, वो यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे कि अम्ल का प्रकार कितना होता है, क्या कुछ प्रकार के अम्ल भी पाए जाते होंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्षार या क्षारक किसको कहेंगे, क्षार क्या होता है, क्षारक क्या होता है, दोनों अलग चीज़ है। क्षार को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं, जबकि क्षारक को एल्कली कहा जाता है, वो अलग अलग चीज़ है, उसको भी देखेंगे। क्षारक और इसके गुण को देखेंगे, यहाँ कह देते हैं क्षारक एवं इसके गुण को देखेंगे और क्षारक के प्रकार को देखेंगे। अगला फिर देखेंगे कैसे पहचानेंगे कोई अम्ल है कि क्षार है। कोई तो आइडेंटिफिकेशन करने वाला सेलेक्टर महोदय होना चाहिए ना, जो कि बताएगी नहीं भैया देखो तुम्हारे पास ये सब पावर है, तुम अम्ल ठहरे, तुम्हारे पास ये सब पावर है, तुम क्षार हो। तो वो कोई तो है, उसको हम लोग इंडिकेटर कहेंगे, सूचक कहेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर कहेंगे। अगला है कि विद्युत अपघट्य और अनअपघट्य पदार्थ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। अम्ल का अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है ये, इस जगह पे बच्चों को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये समझना थोड़ा सा बच्चे रट लेते हैं, लेकिन विश्वास करिए इस वीडियो में आपको A to Z रिएक्शन एसिड के साथ वाला समझ में आने वाला है। चलिए अगला फिर क्षारक के साथ देखेंगे हम लोग अभिक्रिया, या क्षार के साथ अभिक्रिया देखेंगे कौन कैसे अभिक्रिया करेगा। जैसे अम्ल का अभिक्रिया वैसे क्षार का अभिक्रिया। विद्युत अपघट्य है तो विद्युत अनअपघट्य है, सूचक है इसके प्रकार हैं, क्षार है इसके प्रकार है, तो अम्ल के प्रकार हैं। इसके बाद कुछ अलग चीज़ पढ़ने वाला है। ये आपका वन पार्ट हुआ जिसको आज उम्मीद रखिए लगभग कवर ही कर लेंगे। दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब अम्ल है तो कुछ अम्ल बहुत खतरनाक होता है, कुछ अम्ल कमज़ोर होता है। तो कैसे जानेंगे कौन खतरनाक कौन कमज़ोर है, उसके लिए हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। फिर अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है उस चीज़ में हम लोग देखेंगे, खास करके अम्लीय वर्षा को देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ आएंगे। फिर हम लोग पहुँचेंगे लास्ट वाले चीज़ सॉल्ट पे यानी लवण पर। फिर देखेंगे लवण भी कुछ प्रकार का होता है। जैसे नमक तो हम लोग खा जाते हैं, टाटा और ये अन्नपूर्णा ये सब टाइप होता है क्या, ये नमक का प्रकार नहीं है, खाने वाले नमक का प्रकार है। सॉल्ट का अलग अलग प्रकार होगा, वो भी देखेंगे, खट्टा नमक, तीखा नमक है, सर गोलगप्पा बेच रहे हैं। अगला क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। यहाँ पे आप लोगों को
मैंने एक क्षार बनाना सिखाऊंगा घर पे बैठे। अगला फिर साधारण नमक का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे जो हमारे घर में पाया जाता है, जिसको आप लोग NaCl के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ पढ़ेंगे। फिर कास्टिक सोडा पढ़ेंगे, इसके गुण पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है, कहाँ उपयोग है। सेम टू सेम प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा के साथ करने वाले और धोवन सोडा के साथ करने वाले, सबका फॉर्मूला कैसे आता है, बनाया कैसे जाता है, सर घर में कैसे बनाएंगे, इन सभी चीज़ों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए इसका यही फ़ायदा हो जाएगा कि अब हम लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा। बोलिए सर सब कुछ लिखा हुआ होगा क्या? नहीं, लिख के हम लोग पढ़ेंगे। ये तो बस शॉर्ट व्यू था ना, एक झलक था चैप्टर का क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अब जो पढ़ने वाली चीज़ें उन लोगों को हमको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए ये सब चीज़ का आप स्क्रीनशॉट, तो इसका कोई मतलब है नहीं, PDF अब तो मिलते चलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम लोग कब अम्ल कहेंगे, किसको अम्ल कहेंगे। सवाल है कि अम्ल है क्या। तो याद रखिएगा, वैसे तो हम लोग अभी तक 8 में जब तक हम लोग थे तो हमें बताया गया कि जो स्वाद में खट्टा होगा उसको अम्ल कहेंगे। नहीं जी, उसको टिकोला और इमली कहेंगे, है ना, अम्ल नहीं कहेंगे। अम्ल कहने के लिए एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, इनका नाम था अरेनियस। उन्होंने एक बड़ा प्रॉपर सा डेफिनेशन दिया है, आपके लेवल का डेफिनेशन दिया है कि किसको आप अम्ल कहिएगा। तो देखिए हम लोग अम्ल किसको कहेंगे, हम लोग अम्ल कहेंगे वैसे सभी पदार्थ, है ना, वैसे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करे, H+ आयन मुक्त करे, इन पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। मुक्त करे क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो बोले सर मतलब नहीं समझे। जैसे एग्जांपल देखिए, आपका एक HCl एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम डाल रहे हैं जल में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, वैसे सभी पदार्थ जो कहाँ पे घुल के, जल में घुल के, तो मैंने जल से भी क्रिया कराया। जैसे इसको जल में डालिएगा तो H+ प्लस में OH- यहाँ पे मुक्त होगा, ठीक है ना, सॉरी H+ Cl- मुक्त होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डिकम्पोजिशन होगा, विखंडन होगा, तो यहाँ पे हमको H+ मिलेगा। सेम टू सेम हम दूसरा लेते हैं, H2SO4 को लेते हैं और इसको भी पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो ये भी बनेगा H+ प्लस SO4 2-। बोले सर कभी 1- है कभी 2-, ये कैसे समझेंगे। ये समझने के लिए आपको 9th पढ़ा हुआ होना चाहिए था, मैंने समझाया था 9th में। क्लोरीन है तो इसका संयोजकता हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं, 1 होता है। ये जो सल्फेट होता है इसका -2 होता है ना, 2- होता है। इसी तरह से आपका एक अम्ल होता है HNO3, इसका भी रिएक्शन कराइएगा H2O से, तो ये भी H+ आयन ही मुक्त करेगा। तो हम लोग इन सभी चीज़ों को अम्ल कह सकते हैं। तो अरेनियस बाबा ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि वैसे सभी पदार्थ या वैसे पदार्थ जिसे जल में डालने पर क्या मुक्त हो, H+ आयन मुक्त हो, उसे अम्ल कहेंगे। बोले सर आज तक तो हम लोग कुछ और अम्ल पढ़ते आए थे। अच्छा कोई बात नहीं, आज तक तो बहुत कुछ हम लोग पढ़ते भी आए थे, आज तक तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ते आए थे, अब कुछ नया नया भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ टाइप्स देख लेते हैं, या इसका गुण पहले देख लेते हैं ना। हम लोगों ने लिख के रखा है, इसके गुण को लिखें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अम्ल के गुण। चलिए पहला गुण, अम्ल का पहला गुण तो यही इसका डेफिनेशन से ही आ रहा है कि यह जल में घुल के क्या देगा, H+ आयन। तो यहाँ पे लिखेंगे यह जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करता है, H+ आयन मुक्त करता है, पहला। दूसरा गुण क्या है इसका, अम्ल जो होता है बेसिकली स्वाद में खट्टा होता है। तो ये लिख देते हैं सामान्यतः इसका स्वाद कैसा होता है, स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे लिखिएगा, सामान्यतः इसका स्वाद खट्टा होता है, पूरा लिख लीजिएगा लाइन। तीसरा, अम्ल जितना भी होता है ना, इसका एक बड़ा अच्छा सा, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपका, एक अच्छा सा प्रॉपर्टी होता है अम्ल का, एक ना एक चीज़ है उसको हम लोग कहते हैं सूचक, ठीक है ना, आगे चल के पढ़ेंगे सूचक क्या है। उसी में एक सूचक है लिटमस पेपर, और जानते हैं लिटमस पेपर से ही सबसे पहले बाद में ना हम लोग डेवलप हुए, जब डेवलप कम हुए थे, लाइकेन के पौधा से बनाया जाता है लिटमस, तो लिटमस को डाला जाता है ना अम्ल में, तो लिटमस जो है ना नीले से लाल हो जाता है। तो आगे चल के समझेंगे, फिलहाल आप याद रखिए कि ये जो एसिड होता है ये नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार जस्ट इसका उल्टा होता है, वो लाल को नीला करता है। चौथा गुण क्या होगा इसका, चौथा गुण होगा यहाँ पर देखिए, जब
प्लस आयन मुक्त हो रहा हो ना तो हम लोग कहेंगे प्रोटॉन का दान कर रहा है। अब कोई प्लस आयन को ले रहा होगा या माइनस का आयन दान कर रहा होगा तो वहाँ कहेंगे प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे तो चूंकि प्लस आयन मुक्त हो रहा है यानी ये प्रोटॉन का क्या कर रहा है, प्लस माने प्रोटॉन, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये प्रोटॉन का दान करता है। कौन? अम्ल, है ना। चौथा, पांचवा गुण क्या है अम्ल का? पांचवा गुण होता है कि जितना भी अम्ल होता है ना ये धातु से अभिक्रिया करेगा और धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हालांकि अलग अलग केस होता है तो वो हम लोग जब पढ़ेंगे धातु अधातु चैप्टर तो वहाँ अच्छा से देखेंगे। फिलहाल तो आपको यही याद रखना है कि अम्ल जो होता है, अम्ल ये यदि धातु से अभिक्रिया करता है तो ये देखता क्या है, तो लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये एक बड़ा विशेषता है इसका। और छठा विशेषता क्या है या अम्ल का छठा गुण क्या कहिएगा, तो जितना भी अम्ल होता है ये क्षार से अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है। अम्ल यदि क्षार से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ा था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा। अम्ल किसको कहेंगे? अरे वैसा कौन सा पदार्थ है ना जिसको पानी में गोतेंगे H प्लस आयन मुक्त करेगा, बोलेंगे अम्ल है। वो H माइनस आयन मुक्त करेगा, बोलेंगे क्षार है, वो आगे चल के आएगा, ठीक है। अम्ल कहलाने के लिए कुछ कुछ और भी बात पता होना चाहिए। क्या? उनके गुण के बारे में। तो मैंने यहाँ पे 5-6 गुण को लिख के रखा है। पहला गुण है कि जितना भी अम्ल है वो जल में घुलेगा तो H प्लस आयन मुक्त करेगा। जितना भी अम्ल है उसका स्वाद खट्टा होगा। जितना भी अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल करेगा। प्रोटॉन का दान करेगा। अम्ल धातु से विक्रिया करेगा तो लवण हाइड्रोजन गैस देगा और क्षार से विक्रिया करेगा तो उदासीन हो जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट वाला अंतर है या इसको गुण कहिए 7 नंबर वाला, ये ऑब्जेक्टिव में देखिए आपको दो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो मैं हाँ एग्जाम्पल के लिए ये लिख देता हूँ, ये भी है ना। ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। जो स्वाद में खट्टा होता है क्या है, अम्ल। ये बिहार बोर्ड है तो ऐसा पूछा जाता है, हालांकि अदर बोर्ड में भी यही पूछा जाता है, बहुत अच्छा है ये। लेकिन बहुत अच्छा इसको याद रखना कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ये आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है। अम्ल जितना है ना पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान सर क्या होता है, मैंने बताया था ना, आगे पढ़ेंगे तो डोंट वरी, वो बहुत बढ़िया समझाएंगे। पीएच मान पूरा क्लास देंगे पीएच मान पे, ऐसा टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो आगे चल के देखते हैं उन चीज़ों को। तो अम्ल मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग किसके पास, क्षारक के पास। तो चलिए दूसरा आ गया हम लोगों के पास, हाँ सॉरी, अम्ल को पढ़ लिए तो अम्ल का टाइप भी देख लेना चाहिए। अम्ल को हम लोग मुख्य रूप से 2 आधार पे बांटेंगे। 2 आधार पे अलग अलग प्रकार होगा। सबसे पहला जो हम लोग बांटेंगे अम्ल को बांटेंगे स्रोत के आधार पे, मिलता कहाँ से है। तो पहला होगा स्रोत के आधार पर और दूसरा बांटेंगे हम लोग शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर। चलिए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्रोत के आधार पे हम लोग अम्ल को कैसे समझेंगे। स्रोत मतलब अम्ल मिल कहाँ से रहा है। यदि आपके घर से मिल रहा है तो उसको घरेलू अम्ल कहेंगे, दुकान से मिल रहा है दुकान वाला अम्ल कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा सा नाम देंगे, घरेलू और दुकान वाला अच्छा रहता नहीं है। चलिए तो हम लोग देखेंगे स्रोत के आधार पे पहला। तो सबसे पहला स्रोत के आधार पे जो आता है वो होता है हमारा खनिज अम्ल, वो है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल कौन सा होता है, वैसा अम्ल जो अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने याद रखिए, ये सब कभी आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा। HNO3, HCl, इन सब का नाम आप लोग जानते होंगे। H2SO4, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब जो है ये सब खनिज अम्ल है ना। खनिज अम्ल यानी इसका हम लोग इसको प्रैक्टिकल लैब में बनाते हैं, ठीक है ना। इसको आर्टिफिशियल एसिड भी कहा जाता है, इसको लैब में तैयार किया जाता है। दूसरा है हमारा, उसका नाम होता है प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिड, ये क्या होता है, वैसा एसिड जो प्रकृति में पाया जाता है ना। प्रकृति में पाया जाता है। जैसे आपका बहुत सारा पदार्थ है, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिखाया था ना आपको, देखिए ये जितना भी देख रहे हैं आप लोग, ये सारा का सारा प्राकृतिक अम्ल है। जैसे आपका सेब होता है ना, सेब में भी खट्टापन होता है, तो सेब में जो पाया जाता है वो मैलिक अम्ल है।
ठीक है, ये याद रखें, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपके दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, चींटी हो या मधुमक्खी हो, इसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, संतरा या नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये सारा का सारा प्राकृतिक अम्ल है, ठीक है ना। और भी बहुत सारा दिया हुआ है, देखिए टार्टरिक एसिड का एग्जांपल वाइन में भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे बैटरी में पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड जो कोका कोला सब में पाया जाता है ना, जो खास करके कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है वो कार्बोनिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर, जितना भी खाद वाद होता है उसमें नाइट्रिक एसिड डाला जाता है, ठीक है ना। विनेगर जो होता है, विनेगर सिरका जिसको कहते हैं, उसमें एसिटिक एसिड होता है। तो सिरका में 5 से जो है ना 5 से 10% या 5 से 6% ना क्या रहता है, एसिटिक एसिड रहता है। अगला सिट्रिक फ्रूट जितना भी होता है उसमें सिट्रिक एसिड पाता है। सिट्रिक फ्रूट मतलब ये खट्टा वाला फल है ना। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे लैब में भी बहुत सारे एसिड का यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे टाइप का एसिड देखा, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा प्राकृतिक एसिड है, ठीक है ना, प्राकृतिक अम्ल है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ताकि आपके नोट्स में बन जाइए। चलिए, तो प्राकृतिक अम्ल का मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ जो आपके नोट बनाने में काम आएगा। टमाटर, सेब, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, इमली, और कुछ दें, इतना ही काफ़ी हो जाएगा, इमली है ना। चलिए, टमाटर में क्या पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध हालांकि कहना दही है ना, दही लिखना चाहिए। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। ये सब आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा प्राकृतिक अम्ल है, जबकि ये सब हमारा कृत्रिम अम्ल है, ठीक है ना। हालांकि फार्मूला का जरूर नहीं पड़ता, हालांकि आगे में कुछ चीज़ का तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे ही, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, है ना। आपका नींबू संतरा बच गया, नींबू और संतरा, इसमें क्या पाया जाता है, नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारा अम्ल का प्रकार हुआ, ठीक है ना। किस आधार पे, तो स्रोत के आधार पर। अगला है हमारा अम्ल किस आधार पे, तो शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर मतलब कौन अम्ल ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन अम्ल कम शक्तिशाली है। तो देखिए, इसमें दो होगा, एक होगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल नाम में ही पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे हम लोग, वैसा अम्ल, मैंने क्या बताया था अम्ल का डेफिनेशन, जो जल में घुल के H+ आयन देगा उसको अम्ल कहेंगे। तो जो जल में घुल के ज़्यादा H+ आयन देने लगे उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग अम्ल, जो कम देने लगे उसको कहेंगे वीक एसिड। तो प्रबल अम्ल होगा जो अम्ल जल में घुलकर अधिक मात्रा में क्या करे, H+ आयन मुक्त करे, H+ आयन मुक्त करे। बोले सर इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, तो ये जो देख रहे हैं ना आप, इसी का एग्जाम्पल है, ये तीनों का तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारा का सारा प्रबल अम्ल है। तो जो जल में घुलेगा और अधिक मात्रा में H+ आयन मुक्त करेगा उसको हम लोग कह देंगे प्रबल अम्ल, ठीक है। दूसरा होगा, इसको हम लोग कहेंगे दुर्बल अम्ल, प्रबल का छोटा भाई दुर्बल अम्ल, या इसको इंग्लिश में वीक एसिड कहें, है ना, वीक एसिड कहेंगे। चलिए, तो दुर्बल अम्ल हम लोग किसको कहेंगे, वैसे अम्ल जो जल में घुल के कम मात्रा में H+ आयन दे। ये क्या होगा, कम मात्रा में H+ आयन मुक्त करेगा। यदि कम मात्रा में कर रहा है तो वो दुर्बल अम्ल है, अधिक मात्रा में कर रहा है तो वो प्रबल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा आपका, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल हो जाएगा CH3COOH, है ना,
CH3COOH, एसिटिक एसिड जिसको हिंदी में कहते हैं आप, एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है आपका। इसी तरह से H3PO3, इसी तरीके से आपका H2SO3, ये सब का सब अम्ल का दुर्बल अम्ल है। तो ये सब का सब दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। आपको ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है, इन सब में से मैं बताता हूँ सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है। इन तीनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा, तीनों रहेगा तो सबसे खतरनाक HNO3 होता है ना। हाथ पे डालिएगा ना, हाथ पे, यदि धूप में आप हैं, गर्म है आपका वातावरण, हाथ पे डालिए, कुछ देर में हाथ गल के निकल जाएगा नीचे से, है ना। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको हम लोग बैटरी में देते हैं, इसीलिए इसको बैटरी अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि खतरनाक वाला बैटरी में नहीं देते हैं, इसको डाइल्यूट करके देते हैं। बोले सर डाइल्यूट क्या होता है, तनु करके, थोड़ा आसान बना करके, थोड़ा कम शक्तिशाली करके। तो मेरे ख्याल से ये सारा का सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं अगले पार्ट पे। आया हमारा अम्ल का दूसरा भाई क्षारक, है ना। क्षारक किसको कहेंगे, बस उसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। उसमें मैंने बोला था वैसा पदार्थ जो जल में घुल के H+ आयन देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। यहाँ पे बोलेंगे H+ आयन नहीं देगा, जो जल में घुल के OH- आयन मुक्त करेगा। तो लिख देते हैं वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या दे, OH- आयन मुक्त करे। सर इसका एग्जाम्पल बताइए तो। अरे जितना भी आप आज तक इक्वेशन में लास्ट में OH देखे हैं ना, सारा का सारा क्षार का था एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जाम्पल है ना। और इसी तरह से CaOH का होल 2, है ना, MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, ये सब का सब हमारा कौन सा अम्ल है, सॉरी ये क्या है, क्षार है। ठीक है, क्षार समझ लिया आपने। हालांकि बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं क्षार, यहाँ लिखे हैं क्षारक, थोड़ा इसमें क्या कन्फ्यूजन है बता दीजिए। देखिए हम लोग क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। लेकिन क्षार जो होता है ना, क्षार वो अलग चीज़ होता है। क्षार सबको क्षारक क्षार नहीं है, ध्यान से देखिएगा। क्षार क्या होता है, वैसा क्षारक जो जल में घुलता हो, जो जल में क्या हो, घुलनशील हो। तो वैसा जितना भी आपका क्षारक है जो जल में घुल सकता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्षार। तो आप लोग समझ गए, क्षारक और क्षार बेसिकली कहा जाए तो एक ही चीज़ है। लेकिन क्षारक, सबको क्षारक जल में नहीं घुलता, ये याद रखिए। जितना भी क्षारक हो जल में नहीं घुलता। बोले सर सबको टीचर यही बोल के छोड़ देते हैं, सारा क्षारक जल में नहीं घुलता। एग्जाम्पल बताइए तो माने। देखिए आप एक याद रखिएगा, एक आध एग्जाम्पल है आपका। जैसे एक है कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहाँ 3 होगा। तो ये सब जो है ना, ये सब का सब ऐसा क्षारक है जो जल में नहीं घुलता है। कोई स्क्रीनशॉट लेके इसका कुछ और मतलब ना बना दे। ये क्या है, जल में अघुलनशील है, ये है ना, जल में अघुलनशील, ये जल में घुल नहीं सकता है। और जो जल में नहीं घुल सकता है वो हमारा क्षारक तो होगा, वो क्षार नहीं होगा। तो कहा जाएगा क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं, तो जी नहीं। देख लीजिए ये क्षार तो है, लास्ट में OH तो है, लेकिन ये क्षारक नहीं है। अच्छा, क्या सभी क्षार वो क्षारक हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा लाइन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइट कलर से, सभी क्षार क्षारक हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है ना। या इससे अच्छा लिखना है तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अच्छा वर्ड है ना। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसका गुण, है ना, गुण या प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख के रखा है, हम लोगों ने लिख के रखा है क्षारक एवं इसके गुण। हालांकि आप क्षार बोले तो कोई दिक्कत नहीं लीजिए, ठीक है ना। देख रहे हैं लगभग सारा का सारा क्षार जो है ना क्षारक ही होता है। ये जितना भी क्षार है ना, ये सारा का सारा ये क्षारक, ये सारा का सारा क्षार है, ठीक है। इंग्लिश में अच्छा होता है बेस एल्कली, है ना। चलिए आते हैं अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसके गुण पे।
वहाँ पे तो सर आप लोगों ने 6 7 7 गुण बता दिए, यहाँ पे भी बताइए एक आध गुण। तो उसी सब गुण को उसका उल्टा करते हैं। चलिए, पहला मैंने क्या बोला था, वहाँ पे पहला गुण क्या था, जो क्या होता है जल में घुल के H+ देता हो। तो यहाँ पे होगा पहला, जल में क्या देगा, घुलकर OH- देगा। इसको बढ़िया से आप लिख लीजिएगा। दूसरा, वहाँ पे हमने लिखा था कि जितना भी अम्ल होता है वो लाल, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पे लिखेंगे ये लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। अभी थोड़ा सा राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, समझ। इस पर लिखना थोड़ा अजीब होता है। चलिए, तीसरा गुण क्या है सर, कैसे याद रखेंगे, नीले को लाल, लाल को नीला, तो कन्फ्यूज आ जाएंगे। उसका भी उपाय बताते हैं। देखो, जितना भी एसिड होता है, किसी को बताना मत, तुम्हें बता रहे हैं, जितना भी एसिड होता है ना, आप हाथ पे डालिएगा ना, जल के खून निकाल देगा। खून केहन होता है बच्चा लोग, लाल होता है ना जी। तो कौन लाल बनाया, एसिड। तो एसिड नीलका को लाल बना देगा, ऐसे याद रखिएगा। हाँ, चलिए, समझ रहे हैं ना। एसिड क्या करे, नीला को लाल कर दे, कोई भी ना लाल कर दे, खून निकाल देगा। एसिड है, खतरनाक, आंख पे मारता छपाक से, है ना। चलिए, अगला देखते हैं क्या होगा, जो जल में घुलनशील होगा, OH- आयन मुक्त होगा, तो वो हम लोग हमारा हो जाएगा क्षार। अगला देखा कि लाल लिटमस को कैसा बना देगा, नीला बना देगा। चलिए, अगला और कुछ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसका यदि pH मान देखिएगा, इसका pH मान ये 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। सर उसको बोले 7 से कम, ये बोले 7 से अधिक। जिसका 7 हुआ तो वो उदासीन हुआ, ना अम्ल है ना क्षार, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तीसरा, चौथा, वो क्या कर रहा था, H+ आयन दे रहा था। सर यहाँ पे तो आपने ये तोड़ के बताया ही नहीं, चलो तोड़ के बताते हैं। NaOH को आप जैसे ही जल में ऐड करिएगा, ये बना देगा Na+, प्लस में OH-, और यही मैंने बोला था OH- आयन मुक्त करता है। किसी को ले लीजिए, दूसरे को लेते हैं, पोटेशियम KOH प्लस में H2O लेते हैं, ये क्या बनाएगा, K+, प्लस में OH-। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से देखा क्या आया, OH-। वहाँ पे H+ आ रहा था ना बार बार, यहाँ पे OH- आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि माइनस आ रहा है, माइनस वाला प्लस को एक्सेप्ट करता है, ये प्रोटॉन का दान नहीं करता। ऐसे लिखिएगा कि प्रोटॉन का दान नहीं करता है। चलिए, 5वां नंबर, तो ये भी जो है ना जल से घुल करके, अम्ल से घुल करके न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे अम्ल क्षार से घुल के न्यूट्रल हो गया था ना, तो इसी तरह से क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। चलिए, 6वां नंबर देखते हैं। जितना भी क्षार होता है ना, वो धातु से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके वो भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है। तो क्षार ये भी क्या करता है, यदि धातु से रिएक्शन करेगा, ये भी बनेगा लवण और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक है। इतना गुण आप लोगों ने देख लिया, मेरे ख्याल से काफ़ी है। बोले सर वहाँ 7 हुआ था, यहाँ 6 को हुआ, कौन सा मिस हो गया जी, हैं, कौन सा मिस हो गया, अब बुतला आ गए, कौन सा मिस हो गया, चलो देख लेते हैं, है ना। किसमें था, इसमें था, है ना। 7वां नंबर, इसमें देख लेते हैं कौन सा है, यहाँ है, सॉरी। तो देखिए, तो क्या छूट गया, स्वादबा छूट गया था, स्वादे नहीं आया, हद्दे अन्याय हो गया ये तो, है ना। चलिए, स्वाद ले लेते हैं, स्वाद नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, 7 नंबर क्या होता है, स्वाद। तो अम्ल का स्वाद हम लोगों ने देखा खट्टा होता है, खट्टा का तोड़ कड़वा होता है, मीठा नहीं, है ना। तो इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। कड़वा मैंने करेला खाए हैं ना जी, कितना कड़वा लगता है, वो वाला कड़वा, है ना। तो या बहुत सारे बुक में तीखा लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, तीखा स्वाद होता है, ठीक है ना। अम्ल हाथ से छूइएगा ना, अम्ल, तो अम्ल हाथ से छूने पे कोई आपको एक्स्ट्रा महसूस नहीं होगा, हालांकि हाथ जला देगा, लेकिन सिंपल अम्ल छूइएगा वो रविंग हो जाएगा हाथ में ना, खड़खड़ करेगा। लेकिन क्षार को हाथ से छूइएगा ना, मुलायम मुलायम लगेगा, साबुन की तरह। यह साबुन बनाया ही जाता है क्षार से। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्षार के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने अम्ल का प्रकार देखा था, क्या क्षार का भी प्रकार है, तो क्षार का भी प्रकार है, क्या प्रकार होगा। चलिए, पहले स्टार्ट करते हैं इसको भी हम लोग 2 तरीके से बांटेंगे। एक प्राकृतिक आवास के आधार पर, हालांकि इसमें प्राकृतिक कृत्रिम क्या कहिएगा, जो होता है वही सब, है ना। तो क्षार को मुख्य रूप से देखेंगे, एक होगा प्रबल क्षार, दूसरा होगा दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार हम लोग किसको कहेंगे,
प्रबल क्षार किसको कहेंगे? जो जल में घुल करके ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन मुक्त करे, है ना। जल में घुल कर ज़्यादा मात्रा में क्या मुक्त करे? OH माइनस आयन मुक्त करे, है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्षार कह देंगे। जबकि दुर्बल क्षार क्या होगा? जो क्या हो गया? जल में घुल करके कम मात्रा में OH माइनस मुक्त करे, है ना, कम मात्रा में OH माइनस मुक्त करे। सर एग्जाम्पल, मेन आता है मुद्दा एग्जाम्पल का। आप देखिए इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे एसिड आपका हाथ जला सकता है ना, उसी तरह ये भी आपका हाथ जला सकता है, ठीक है ना। दूसरा इसी तरह से दुर्बल का एग्जाम्पल देखिएगा। यदि एग्जाम्पल देखिएगा तो दुर्बल का एग्जाम्पल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना में जो पाया जाता है ना। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं आप लोग, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो है ना बहुत ही दुर्बल क्षार है। ये तो इतना दुर्बल है कि हम लोग पी भी सकते हैं। बोले सर कैसे बनाएंगे ये सब? देखिए आपका कैल्शियम है ना, इसको हवा में छोड़िए, हवा में रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसको डालिए पानी में तो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इसी तरह से मैग्नीशियम का रिबन है आपके पास, उसको जलाइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइए, बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको फिर से डालिए पानी में तो ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट में हो रहा है गुड़गुड़ तो आप इसको पी लीजिए, एसिडिटी बन जाता है ना। तो आप लोग इनो जो पीते हैं, इनो बनाना सिखाएंगे इसमें, हाँ इनो बनाना सिखाएंगे। जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना बेकिंग सोडा, उस समय आपको इनो बनाना सिखाएंगे। सच्ची बता रहे हैं, एकदम स्वाद भी इनो ऐसा लगेगा, फ्लेवर जैसा डालना होगा डाल लेना, ठीक है। चलिए अम्ल और क्षार में हम लोगों ने इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ तो सीख लिया कि यदि जल में घुल रहा है H+ आयन मुक्त कर रहा है तो अम्ल होगा, OH- आयन मुक्त कर रहा है तो क्षार होगा। बाकी उसका कुछ गुण विशेषता भी देखा, उसके कुछ प्रकार को भी देखा। तो अब आता है कि बीच में सर आप लोगों ने बताया कि अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए कोई उपाय दिया हुआ है। अम्ल और क्षार को हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखिए अम्ल और क्षार के पहचान करने वाले कारक को ही सूचक कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है। यानी सूचक क्या है? वैसे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार के गुण को बताता है, कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वैसा पदार्थ जो अम्लीयता या क्षारीयता का बोध कराए। सर कैसे बोध कराएगा? अम्लीयता या क्षारीयता का बोध कैसे कराएगा? तो 3 प्रकार से कराता है। पहला रंग में परिवर्तन करके, दूसरा गंध में परिवर्तन करके। मेनली यही 2 तरीके से ये दिखाता है कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। तो अब बढ़िया से कैसे लिखेंगे? वैसे पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके ये बताते हैं कि कौन पदार्थ अम्लीय है कौन पदार्थ क्षारीय है, ऐसे पदार्थों को हम लोग सूचक कहते हैं। तो सूचक का भी तो प्रकार होगा, तो सूचक के प्रकार को देखते हैं। सूचक को हम 3 प्रकार में बांटेंगे। पहला सूचक होगा जिसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक सूचक, है ना, इसको इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। दूसरा होगा हमारा कृत्रिम सूचक, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर या आर्टिफिशियल एसिड बेस है। तीसरा होता है गंधीय सूचक, ठीक है। अब बारी बारी से तीनों को पढ़ लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। प्राकृतिक सूचक आप लोगों ने घर में देखा होगा, आप लोगों ने अड़हुल का फूल देखा है ना, गुड़हल का फूल। आप उसको लीजिएगा, लाल रंग का होता है, ऐसे रगड़ते रहे, उसमें थोड़ा चूना मिला के रगड़िएगा, देखिए कलर चेंज हो जाता है उसका, मतलब वो बताता है चूना में क्षार है। चूना में क्षार क्यों होगा? क्योंकि चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में OH आया, लास्ट में OH है तो क्षार है। चलिए तीनों को देखते हैं बारी बारी से। देखिए प्राकृतिक सूचक सबसे पहले किसको कहेंगे? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर किसको कहेंगे? वैसा सूचक जो प्रकृति में पाया जाता है और पदार्थों की अम्लता क्षारीयता का बोध कराता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है। लिटमस जो होता है ना, ये लाइकेन का एक पौधा होता है, लाइकेन का पौधा होता है।
इसी लाइकेन के पौधे से लिटमस बनाया जाता है। हालांकि लाइकेन का जो पौधा होता है इसका रियल कलर होता है बैगनी, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसका रियल कलर बैगनी होता है, लेकिन इसको हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से बना करके कुछ लाल बना लेते हैं और कुछ नीला बना लेते हैं। नीले लिटमस को हम लोग अम्ल में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और लाल को अम्ल में क्यों डालेंगे, लाल को अम्ल में डालिएगा तो लाल ही रहेगा। नीले को अम्ल में डालिएगा ना तो कैसा हो जाएगा आपका, वो लाल हो जाएगा। नीले को अम्ल में डालिएगा तो लाल हो जाएगा, और लाल को क्षार में डालिएगा तो नीला हो जाएगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा था। इस तरीके से हल्दी जो होता है ना वो भी एक सूचक है, हल्दी भी हमारा एक प्राकृतिक सूचक है। चाइना रोज, इसी को गुड़हल फूड भी कहा जाता है। और ये लाल पत्ता गोभी है ना, आप लोगों ने सब्जी भी खाया होगा, लाल पत्ता गोभी है ना, लाल पत्ता गोभी, इन सब चीज़ों को यहाँ इसको गुड़हल कहा जाता है। यहाँ लिख देते हैं गुड़हल, या हम लोगों के इधर तो अड़हुल फूल बोला जाता है ना। हल्दी टर्मरिक मतलब जानते हैं, लिटमस मतलब तो लिटमस ही होता है, ठीक है ना। ये सब का सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो वैसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं और पदार्थों की अम्लता क्षारीयता का बोध कराते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक का एग्जांपल आपका हो जाएगा लिटमस, टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर के, या हल्दी कह लीजिए, गुड़हल का फूल, लाल पत्ता गोभी है ना, लाल पत्ता गोभी। तो ये आपका हो गया कौन सा, नेचुरल वाला। अगला आते हैं दूसरे नंबर पे चलते हैं, वो है कृत्रिम वाला। तो वैसा सूचक जिसे हम लोगों ने लेबोरेटरी रूम में बनाया है, प्रयोगशाला में बनाया है, कृत्रिम रूप से। इसका मेन एग्जांपल आप याद रखिएगा, दो होता है। एक होता है फिनोफेथलीन, यहाँ पे लिख देता हूँ फिनोफेथलीन। दूसरा होता है मेथाइल ऑरेंज, इसको मेथिल ऑरेंज भी कहा जाता है, मेथिल ऑरेंज है ना। अब इसका देखिए कैसे गुण में बताता है, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा था इसीलिए इस चार्ट को मैंने ऐड कर दिया है। यदि इसका नॉर्मली कलर ऐसा होता है ना, ये कलरलेस होता है, फिनोफेथलीन जो होता है पानी ऐसा होता है, लेकिन आप इसको एसिड में डालिएगा तो असर नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। कलरलेस मतलब रंगहीन, सामान्यतः यह रंगहीन होता है। मेथाइल ऑरेंज नाम में ही है तो ये नारंगी रंग का होता है ना। लेकिन आप जैसे मेथिल ऑरेंज को डालिएगा एसिड में, अम्ल में डालिएगा, इधर अम्ल है इधर क्षार है। यदि मेथिल ऑरेंज को आप अम्ल में डालिएगा तो कलरलेस था कलरलेस ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उसको क्षार में डालिएगा तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, गुलाबी गुलाबी हो जाएगा, है ना। बोले सब जादू ऐसा दिखेगा, एक दिन जादू करके दिखाएंगे। यहाँ पे है वो दोनों केमिकल है यहाँ पे, ठीक है। अब तो आ जाता है यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब एक ही कलर होगा, एसिड में डालिए अलग रंग का निकलेगा, अच्छा बेस में डालिए अलग रंग का निकलेगा, होगा है ना, निकालना पड़ेगा, मेहनत लगना पड़ेगा, लैब है यहीं पे। चलिए अब तो दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट भी यहीं पे दिखा देंगे, क्लासरूम में ही लग गया पैनल। तो चलिए मेथिल ऑरेंज क्या होगा, मेथिल ऑरेंज सामान्यतः होगा नारंगी रंग का, लेकिन जैसे ही उसको अम्ल में डालिएगा तो हो जाएगा लाल, रेड मतलब लाल होता है, ये सब तो हम लोग जानते ही। और यदि क्षार में डालिएगा तो ये हो जाएगा पीला। और ये आपको अब याद रखना पड़ेगा बच्चा, याद नहीं रखोगे आपका नंबर जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखें, ये फिनोफेथलीन वाला पूछा जाता है कि फिनोफेथलीन को यदि अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत बड़ा नाम का लोग है, अम्ल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन हाँ क्षार इसका हार तोड़ देगा, गुलाबी गुलाबी हो जाएगा, है ना, गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। इसी तरह से मेथिल ऑरेंज था तो ऑरेंज, अब ऑरेंज हो कि कोनो है, एसिडवा में डालिएगा तो लाल कर देगा। देखिए ट्रिक के साथ बता रहे हैं, वीडियो लाइक करना पड़ेगा, अभी कर दो, बाद में भुतला जाओगे आप, भूल जाओगे। अगला है यदि इसको क्षार में दीजिएगा धार थोड़ा स्लो कर देगा, पीला कर देगा, है ना। चलिए तो ये था आपका कृत्रिम सूचक। सर डेफिनेशन नहीं लिखा आपने, बच्चा कुछ तो खुद से कर। वैसे पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में अम्लता या क्षारीयता के बोध कराने के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कृत्रिम सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, फिनोफेथलीन, यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए कुछ करके दिखाया है, देखिए मेथिल ऑरेंज था ना, नॉर्मली कैसे रंग का था, येलो रंग का। मैंने देखिए जहाँ, हालांकि करने में बेवकूफ़ी हो गया, यहाँ पे लिखा है ऑरेंज, ये नॉर्मली होता है संतरे के रंग का। मैं इसको बना देता हूँ, हालांकि संतरा रंग है यहाँ पे, ये नॉर्मली होता है इस रंग का। एसिड में डाला है तो लाल हो गया, बेस में डाला है तो कैसा हो गया, पीला हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए मैंने करके भी दिखाया, पेज डाल दिया था इमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा बच गया गंधीय सूचक। गंधीय सूचक किसको कहेंगे, वैसा सूचक जो अम्लीय या क्षार से अभिक्रिया करके गंध में परिवर्तन ला के हमें बताता है भैया कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। बोले सर कैसे जानेंगे, सूंघ सूंघ के याद रखना पड़ता है। जैसे आप ही बताइए, आप कभी प्याज सूंघे हैं ना, प्याज कैसन महकता है, हरे रंग का महकता है सर,
प्याज का पता खुशबू कैसा होता है, कलर नहीं बता सकते, बस याद है आपको पियजबा ऐसा महकता है, लहसुन बड़ा बदबू देता है, गुलाब फूल है क्या मस्त महकता है सर, परफ्यूम। हाँ, बच्चा तो आजकल का इतना एडवांस होता है, 10 को परफ्यूम मार के सुहाइए, कोबरा, फॉग, अलग अलग खुशबू आता है, उसको पहचान जाते हैं आप लोग, तो होशियार लोग हैं। इसी तरीके से भगवान ने भी कुछ एसिड बेस इंडिकेटर हम लोगों के लिए प्रकृति में बना के छोड़ दिया है। जैसे आपका प्याज है ना, ये बड़ा अजीब सा प्राणी है, यदि आप इसको एसिड में डालिएगा ना, इसका स्वाद में कोई गड़बड़ी नहीं आएगा। भाई जाना यार, है ना। यदि इसको एसिड में डालिएगा तो जैसा बदबू दे रहा था प्याज ऐसा महकेगा। इसीलिए देखिएगा हम लोग सब्जी में प्याज डालते हैं, उसमें टमाटर डाल देते हैं, टमाटर में तो एसिड रहता है, बहुत लोग तो नींबू भी निचोड़ के खाते हैं सब्जी में। तो क्या प्याज का खुशबू अलग हो जाना चाहिए, अजीब सा देने लगना चाहिए या सुगंधित हो जाना चाहिए? नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि प्याज को यदि आप एसिड में दीजिएगा, उसका कलर कह रहे हैं, जैसा उसका खुशबू था ना वैसा ही रह जाएगा, है ना। रिमेनिंग स्मेल मतलब क्या, अपरिवर्तित सुगंध। लेकिन यदि छाड़ में दीजिएगा ना तो सुगंध खत्म हो जाएगा, प्याज का खुशबू ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए करेले के सब्जी में प्याज डालते हैं ना तो आपको खुशबू नहीं पता चलता है प्याज का। बड़ा अच्छा चीज़ है, करके देखना घर पे एक्सपेरिमेंट। दूसरा, आपने वेनिला एक्सट्रैक्ट का नाम सुना होगा, वेनिला मतलब फ्लेवर होता है। यदि एसिड में दीजिएगा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन छाड़ में दीजिएगा ना तो उसका फिर से स्मेल चला जाएगा। उसी तरह से लौंग का तेल होता है ना। लौंग का सर तेल भी होता है, बड़ा खतरनाक होता है भैया। कभी लौंग का तेल लीजिएगा, जाके मार्केट में मिलिएगा, कोनो दुकानदार से, बड़े वाले दुकानदार से बोले लौंग का तेल दीजिए, या तो पूजा भंडार में मिल जाएगा लौंग का तेल। आप उसको ले करके थोड़ा सा लिप पे लगा लीजिएगा, ज़िंदगी का दर्शन हो जाएगा। लगेगा लिप काट के हटा दें। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट अपने भाईबा के साथ प्रैंक नहीं कर लीजिएगा, हम बता दिए। स्मेल बड़ा अच्छा लगता है। सर यूज क्या होता है लौंग के तेल का? कभी आपका दांत दर्द करे ना, वो जो कान साफ करने वाला रुई होता है ना, कान से निकाला हुआ नहीं, बढ़िया वाला पागल, उसको लीजिएगा, उस पर लौंग का तेल डालिएगा, जो दांत दर्द कर रहा है करके दांत पे डाल दीजिएगा, है ना। तंबाकू जिसे लेते हैं ना, दांत पे डाल दीजिएगा, आपका दांत का दर्द छू मंतर हो जाएगा। क्या नुस्खा बताया मैंने रे, अब तो लाइक कर। चल अगला यदि इसको क्या करिएगा, छाड़ में डालिएगा ना तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, लूज इट्स स्मेल। यानी छाड़ हर चीज़ के ना खुशबू को बिगाड़ देता है। इसीलिए छाड़ का ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है प्रकृति में। साबुन सरफ इसी धुल के फेंकाता है, देखते हैं। प्रकृति बहुत समझदार है। जो लोगों को परेशान करता है ना, लोगों की खूबसूरती को कम करता है ना, उसके गुण को घटाता है ना, उसका स्थान कहाँ होता है जानते हैं? नाली में। साबुन लगाते हैं, धो के नाली में पहुंचा देते हैं। सर्फ लगाते हैं कपड़े में, धो के नाली में पहुंचा देते हैं, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, अगला है विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य पदार्थ किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग बताते हैं इसको। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट वैसा पदार्थ जो अम्ल या क्षार में घुल करके, तीनों में, वैसा पदार्थ जो अम्ल कोमा क्षार कोमा लवण, है ना, इसमें यदि घुलकर, है ना, घुलकर विद्युत धारा का संचालन होने दे, विद्युत धारा का संचालन होने दे, ऐसे पदार्थ को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे या विद्युत अपघट्य कहेंगे। वैसा पदार्थ जो क्या हो कि अम्ल में या क्षार में, वैसा पदार्थ जो अम्ल क्षार या लवण में घुल करके क्या कर दे, विद्युत धारा को जाने दे, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, है ना, विद्युत अपघट्य पदार्थ है। और वैसे ऐसे ये एग्जाम्पल से अच्छा मैं एग्जाम्पल बताऊँ, इससे अच्छा डेफिनेशन, है ना, इससे अच्छा डेफिनेशन होगा, अम्ल एवं क्षार या लवण जल में घुल करके विद्युत धारा का संचालन होने देते हैं, इसीलिए अम्ल क्षार लवण क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, है ना, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इस चैप्टर में यही मकसद है इसको देने का। क्या अम्ल क्षार और लवण विद्युत अपघट्य होते हैं? जी हाँ, होते हैं। अम्ल क्षार लवण तीनों विद्युत अपघट्य होते हैं। तो वैसे भी दिए वैसा पता जो अम्ल क्षार लवण में घुल के विद्युत धारा का संचालन होने दे। तो खुद कर रहा होगा जब तो होने देगा, खुद कर रहा होगा जब तो होने देगा ना। चलिए इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, आपका HCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, अरे भैया आ भी जाओ अब, है ना, NaOH हो जाएगा। ये अम्ल हो गया, ये लवण हो गया, ये क्षार हो गया। ये सब का सब जो है ना विद्युत धारा का संचालन होने देगा, ठीक है। लेकिन कुछ वैसा पदार्थ है ना जो
विद्युत धारा का संचालन को रोक देता है। जैसे कोई पानी में करंट लग रहा है किसी को, कुछ वैसा जादुई पदार्थ बताएंगे जिसको आप डाल दीजिए करंट मारना बंद कर देगा। उससे जल्दी लेकिन क्या रहेगा जानते हैं, स्विच ऑफ करना। देखिए ना बताते हैं। अगला है विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। विद्युत का अनअपघट्य पदार्थ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। किसको कहेंगे, इसके आगे नॉन लगा लेना। किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ है ना, वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा का संचालन नहीं करे, विद्युत धारा का संचालन नहीं करे, संचालन नहीं करे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है ये बिजली को जाने देना है ना। तो वो कौन सा पदार्थ होगा, याद रखिएगा, यूरिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज आपका यूरिया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया। ये सब ऐसा पदार्थ है ना, यदि किसी को करंट का झटका लग रहा है, उसके पानी में आप ग्लूकोज ला के डाल देते हैं तो झटका लगना कम हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत के संचालन को रोक देगा वो। इसी तरीके से आप यूरिया या अल्कोहल डाल के भी काम चला सकते हैं। लेकिन ये सब खर्च करने से अच्छा है स्विच जाके ऑफ कर देना, लकड़ी से तार हटा देना, लकड़ी से उसी को धकेल के हटा देना। अब इस चक्कर में खुद से बचाने नहीं चला जाना, नहीं तो खुद भी नहीं बचोगे, है ना। तो विद्युत अनअपघट्य बोले सर पढ़ने का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बस इस चीज़ के लिए पढ़ रहे थे कि अम्ल, क्षार और लवण तीनों का तीनों विद्युत धारा का संचालन होने देता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया तनुकरण, एक बच गया था ना, डाइल्यूएंट ऑफ एसिड और बेस। अम्ल और क्षार को तनु कैसे बनाएंगे, क्या कि बहुत सारा धातु होता है, तनु अम्ल से भी क्रिया कराने से ही काम चल जाता है ना। धातु अधातु चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अम्ल या क्षार के शक्ति को घटाना ही क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। मतलब पानी मिला दीजिए, अम्ल को तनु बनाना है ना, पानी मिला दीजिए। लेकिन इसमें भी बच के पानी मिलाना पड़ता है, अंत में समझाएंगे रीजन में, ठीक है ना। चाहे अम्ल में पानी मिलाने वक्त सावधानी बरतना पड़ता है। चलिए तनुकरण समझ गए ना, कि अम्ल या क्षार की शक्ति को घटाने की प्रक्रिया को डाइल्यूटलाइजेशन कहते हैं या तनुकरण कहते हैं। क्यों तनु बनाते हैं, कभी हमको जरूरी पड़ता है, कभी तनु अम्ल का जरूरी पड़ता है, कभी खतरनाक अम्ल का जरूरी पड़ता है। जैसे मैंने बताया था ना अभी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हम लोग बैटरी में डालते हैं। लेकिन जानते हैं स्ट्रॉन्ग वाला सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में डालिए पूरा बैटरी गल जाएगा आपका। आपको वीक वाला डालना पड़ता है, कमज़ोर वाला, दुर्बल वाला आपको डालना पड़ता है। दुर्बल बनाया जाता है इसमें पानी ऐड करके, है ना, पानी ऐड करके हम लोग बनाते हैं इसको। चलिए मेरे ख्याल से ना आज यहीं तक रहने दीजिए, पसीना मेरा भी ज़्यादा आ रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे ज़्यादा आगे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं। पसंद आया ना बच्चे लोग, सच बताते हैं, लाइक ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। इतना तो काम करो, तो पैसे तो नहीं दे रहे हो, पैसे दे रहे हो नहीं ना, तो इतना तो करना ना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।